14,000 करोड़ रुपीस गायब और 7 साल तक ये लॉस डिटेक्ट ही नहीं हुआ। नीरव मोदी का पीएनबी स्कैम तो आपको याद होगा, ये इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स में से एक था। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसमें इतने बड़े लूप होल्स थे जिसे बिलियन स्लिप करके निकल गए। 2011 से 2018 तक फेक गारंटीज इशू होती रही, लोन्स बिना रीपेमेंट के रोल ओवर होते रहे, फॉरेन बैंक्स पैसा देते रहे और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक को अपनी ही एक ब्रांच में क्या हो रहा है उसकी भनक तक नहीं लगी। जब फरवरी 2018 में ये स्कैम सामने आया तो बैंकिंग सेक्टर हिल गया। LIC इन्वेस्टर्स के 1400 करोड़ रुपए डूब गए, स्टॉक मार्केट में 8000 करोड़ से ज्यादा बर्बाद हो गए और टैक्स पेयर्स के पैसों से बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना पड़ा। एक स्कैम की कीमत पूरे देश ने चुकाई। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये पैटर्न दोबारा दिखा सालों बाद SREI के केस में। अलग प्लेयर्स, अलग इंडस्ट्री, बट सेम सिस्टमैटिक वीकनेसेस। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। नीरव मोदी सिर्फ एक ज्वेलर नहीं बल्कि एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड था। उसके डिजाइन्स हांगकांग से न्यूयॉर्क तक रेड कार्पेट्स पे दिखाई देते थे। सेलिब्रिटीज उसके पीसेस पहनते थे। फोर्ब्स ने उसे इंडियाज बिलियनियर्स में रैंक किया था। पर इस ग्लैमरस फसाड के पीछे एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल एक्सेस पर हेवीली डिपेंडेंट था। लग्जरी डायमंड ट्रेड में मार्जिन्स तो हाई होते हैं बट कैश साइकिल्स काफी टाइट होता है। सप्लायर्स अपफ्रंट पेमेंट्स मांगते हैं, मतलब कि कांस्टेंट लिक्विडिटी के बिना प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी कोलैप्स हो सकते हैं। यहाँ ट्रेड फाइनेंस क्रूशियल होता है। नॉर्मली जब एक इंडियन इंपोर्टर फॉरेन सप्लायर्स से डील करना चाहता है तो वो अपने बैंक को शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अप्रोच करता है। इंडियन बैंक एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LOU इशू करता है। ये फॉरेन बैंक्स के लिए एक गारंटी होती है कि अगर बोरोअर डिफॉल्ट करे तो इंडियन बैंक पेमेंट कवर करेगा। इस LOU के बेसिस पे फॉरेन बैंक इंपोर्टर को क्रेडिट देता है बहुत ही चीपर रेट्स पर, टिपिकली लिबोर से 2 to 3% ऊपर। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिस है, लीगल है, रूटीन है और हर दिन हजारों बार होता है। लेकिन PNB के हाउस ब्रांच मुंबई में इस सिस्टम को सिस्टमैटिकली मिसयूज किया गया। बैंक ऑफिशियल्स ने LOUs इशू किया, बिना बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, ना कोलैटरल वेरिफिकेशन, ना मैनेजमेंट अप्रूवल्स और सबसे बड़ी बात कि बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में बिना एंट्री किए। LOUs ट्रांसमिट होते थे स्विफ्ट के थ्रू, एक ग्लोबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करती है। सो फॉरेन बैंक्स को ये गारंटीज मिलती थी, वो अज्यूम करते थे कि PNB ने अपना ड्यू डिलिजेंस तो किया ही होगा। लेकिन PNB के इंटरनल रिकॉर्ड्स में इन लोन्स का कोई मेंशन ही नहीं होता था। ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम में एग्जिट करते थे पर बैंक के अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इनविजिबल थे। इस डिस्कनेक्ट ने एक डेंजरस वॉइड क्रिएट किया जो सालों तक एक्सप्लॉइट होता रहा। इस सेटअप के साथ नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी से लिंक्ड कंपनीज को अनलिमिटेड क्रेडिट जैसी फैसिलिटी मिल गई एंड फ्रेश लोन्स इशू होते थे फॉरेन बैंक्स के थ्रू। जब वो लोन्स मैच्योर होते, रीपे करने के बजाय नए LOUs इशू कर दिए जाते थे पुराने कवर करने के लिए। साइकिल चलता रहा, पुराने डेट्स नए बोरोइंग से मास्क होते रहे, क्लासिक एवरग्रीनिंग। ये एक या दो ट्रांजैक्शन नहीं थे बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2017 के बीच लगभग 1200 से ज्यादा फ्रॉडलेंट LOUs इशू हुए। पर्दे के पीछे हो रहे इस स्कैम का पर्दाफाश भी बैंक की पॉलिसी क्रैकडाउन या विजिलेंस से नहीं हुआ बल्कि तब हुआ जब अनऑथराइज्ड LOUs इशू करने वाले बैंक ऑफिशियल्स में से एक रिटायर हो गए। जब नीरव मोदी से एसोसिएटेड कंपनीज फ्रेश LOUs के लिए ब्रांच में आई तो नए ऑफिशियल ने प्रोटोकॉल फॉलो किया और तुरंत ये समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। रिक्वेस्ट में पुराने LOUs का रेफरेंस था जो बैंक के सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब उन्होंने गहरी छानबीन की, प्रॉब्लम का स्केल साफ हो गया। PNB ने पहले जनवरी 2018 में CBI के पास कंप्लेंट फाइल की जिसमें लगभग 280 करोड़ रुपीस का फ्रॉड बताया। लेकिन जैसे जैसे जांच गहरी हुई नंबर्स आसमान छूने लगे एंड फरवरी तक ये फिगर 11,000 करोड़ क्रॉस कर चुके थे। इवेंचुअली टोटल एक्सपोजर अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तब तक नीरव मोदी, उनकी फैमिली और मेहुल चोकसी देश से फरार हो चुके थे। असर तुरंत और गंभीर था। बैंकिंग स्टॉक्स गिर गए, PNB का मार्केट कैप हजारों करोड़ से टूट गया। LIC जो PNB का मेजर शेयर होल्डर था अपने पॉलिसी होल्डर्स का 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा बैठा एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का भी बहुत ही भारी भरकम नुकसान हुआ। नीरव मोदी को इवेंचुअली 2019 में लंदन में गिरफ्तार तो किया गया पर उनकी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस अभी तक चल ही रही है। इस स्कैम के बाद RBI ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। LOUs को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे पूरी तरह बंद कर दिया, स्विफ्ट इंटीग्रेशन कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जरूरी कर दिया और बैंक्स को ट्रेड फाइनेंस पे निगरानी मजबूत करनी पड़ी। पर जब बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना पड़ा तो वो पैसा गया टैक्स पेयर्स के पॉकेट से। लेकिन नियमों में सुधार चाहे कितना भी थरो हो, सिस्टम की डीप रूटेड कमजोरियों को रातों रात खत्म नहीं कर सकता।
दिसंबर 2025 में पीएनबी स्कैम के 7 साल बाद पंजाब नेशनल बैंक ने एक और फ्रॉड रिपोर्ट किया। इस बार इन्वॉल्व था एसआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो अपने ही बैड लोन्स के बोझ तले कोलैप्स हो गई थी। अमाउंट 2434 करोड़ रुपए। एसआरआई 1989 से एक जाना माना इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर रहा था जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन्स देता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी का लोन बुक बिगड़ता गया एंड प्रोजेक्ट्स अटके, रीपेमेंट्स रुकी और उधार बढ़ता गया। अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा और एसआरआई के बोर्ड को गवर्नेंस फेलियर की वजह से हटा दिया गया। लेकिन तब तक लगभग 28,000 करोड़ का डिफॉल्ट हो चुका था। कंपनी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में चली गई। फिर 4 साल बाद फॉरेंसिक ऑडिट के बेसिस पर पीएनबी ने एसआरआई के डिफॉल्ट को बोरोवेल फ्रॉड बताया। पता चला कि कंपनी ने कनेक्टेड पार्टीज को लोन्स दिए, पुराने लोन्स चुकाने के लिए नए लोन्स लिए और जानबूझकर गलत जानकारी पेश की। ये चुकाने वाले पैटर्न्स जाने पहचाने लगे। अलग इंडस्ट्री, अलग प्लेयर्स पर वही सिस्टमैटिक वीकनेस। लोन्स रिपीटेडली रोल ओवर होते रहे, स्ट्रेस हाइड किया जाता रहा, कोलैटरल वीक था, ऑडिट ट्रेल ब्लरी था, पर मॉनिटरिंग और विजिलेंस दोनों बहुत लेट। नीरव मोदी और एसआरआई दोनों ही केसेस में ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ फ्रॉड का नहीं, डीले का भी शिकार है। प्रॉब्लम्स की शुरुआत छोटी होती है, सिस्टम उन्हें ऑब्जर्व करता है, फिर छुपाता है, फिर रोल ओवर करता है और जब सच सामने आता है तब कॉस्ट पब्लिक को उठाना पड़ता है। पीएनबी के बाद स्विफ्ट इंटीग्रेशन मैंडेटरी हुआ, एसआरआई के बाद एनबीएफसी सुपरविजन टाइट हुई। ये जरूरी रिफॉर्म्स हैं, लेकिन ये रिएक्शन है, प्रिवेंशन नहीं है। जब तक मॉनिटरिंग रियल टाइम नहीं होती, जब तक अकाउंटेबिलिटी लूप होल दिखते ही एनफोर्स नहीं होते और जब तक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का माइंडसेट नहीं बदलता, शायद हम ऐसे स्कैम्स पर रिएक्ट ही कर पाएंगे, उन्हें प्रिवेंट नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इंडिया की इकोनॉमी को शेप करने वाली स्टोरीज में आगे भी डीप डाइव करते रहेंगे। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.